नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दिशा 2020 की राजस्थान कला एंड संस्कृति। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। तो साहित्य का विकास देखेंगे और साथ में जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं जो गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं राजस्थान कला संस्कृति से यानी राजस्थानी साहित्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको व्याख्या सहित सोल्व करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। पहला क्वेश्चन, भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः रिक्त स्थान के मध्य लिखा गया। 1850 से वर्तमान समय, 1050 से 1450 ईस्वी, 1450 से 1650 ईस्वी और 1650 से 1850 ईस्वी। तो उत्तर हो जाएगा 1450 से लेकर 1650 ईस्वी का जो समय रहा था वो भक्ति काल का समय रहा था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः है रिक्त स्थान के मध्य लिखा गया था। तो ये 1450 से लेकर 1650 ईस्वी के मध्य लिखा गया था। व्याख्या देख लो ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राजस्थानी साहित्य का इतिहास परंपरा क्या रही है देखते हैं। प्राचीन काल जिसे बोलते हैं वीर गाथा काल, जो कि 1050 से लेकर 1450 ईस्वी तक रहा था। पूर्व मध्यकाल जिसे बोलते हैं भक्ति काल, और ये रहा था 1450 से लेकर 1650 ईस्वी तक। फिर तीसरा था उत्तर मध्यकाल जिसको बोलते हैं संगार काल। संगार रीति और नीति परक काल जो था वो था 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक काल यानी विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त जो काल रहा वो 1850 से लेकर अब तक का काल है आधुनिक काल। तो इस प्रकार यानी राजस्थानी साहित्य का जो इतिहास की जो परंपरा रही है उसको 4 कालों में विभक्त किया गया है। प्राचीन काल 1050 से 1450, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल 1450 से 1650, उत्तर मध्यकाल यानी संगार काल 1650 से 1850 और आधुनिक काल यानी 1850 से अब तक का काल माना जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य में पर्ची परिचय व्यंजित करता है संतों का जीवन चरित्र, शासकों के कृत्यों का वृतांत, शासकों की वंशावली, यात्रा वृतांत। तो उत्तर करेंगे संतों का जीवन चरित्र। राजस्थानी साहित्य में पर्ची व्यंजित करता है संतों का जीवन चरित्र। व्याख्या देख लो ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, राजस्थानी गद्य पद्य की विशेष शैलियां हैं, कौन कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का टपकता है। और कम से कम राजस्थानी साहित्य से 3 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे पर्ची। पर्ची क्या होती है, संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्य बंद रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा गया है। संत पीपारी पर्ची, जैसे देखो संत पीपारी पर्ची, संत दादूरी पर्ची, मीराबाईरी पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। अगली आती है खयात। खयात क्या होती है, तो देखो क्या होती है खयात। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया, यह इतिहास खयात कहलाता है। खयातों का लेखन मुगल बादशाह अकबर ने, यानी अकबर का समय था 1556 से 1605, जो शासनकाल था अकबर के शासनकाल में आरंभ हुआ था। खयातों की प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है यथा जिसमें लगातार या संलग्न इतिहास हो जैसे दयालदासरी खयात, तथा जिसमें अलग अलग बातों का संग्रह हो जैसे नैनसी और बांकी दयाश्री खयात। तो ये भाई प्रमुख खयातें रही हैं। अब देखो रूपक। रूपक के बारे में पूछा जाता है, रूपक क्या होता है तो वो भी देख लो। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है, जैसे गज गुण रूपक, राज रूपक, ये रूपक काव्य हैं। तो किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की जो उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली जो काव्य रचना होती है वो रूपक कहलाती है, जैसे गज गुण रूपक और राज रूपक। वेली, ये क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में पूछा गया था। तो वेली क्या होती है, देखो वेली ग्रंथ वेलियों छंद में लिखे हुए हैं। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक, ऐतिहासिक रहे हैं।
वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई है वेली किशन रुक्मणी। अगली रचना है वचनिका। वचनिका क्या होती है तो देखते हैं। संस्कृत के वचन शब्द से बना है वचनिका। वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अनुप्रास मिलता है, अत्यानुप्रास मिलता है। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में कौन कौन सी? शिवदास गार्डन कृत है अंचल दास खिंचीरी वचनिका तथा खिड़िया जग्गारी कही राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्रय वचनिका। ये प्रमुख दो वचनिकाएं देखने को मिलती हैं, अंचल दास खिंचीरी वचनिका और राठौड़ महेश दासोत्री वचनिका, जो जग्गा खिड़िया ने लिखी थी। अगला आता है दवावेत। तो दवावेत क्या होता है वो भी देखते हैं। दवावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु दवावेत उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। वचनिका तो राजस्थानी में लिखी होती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो दवावेत होती है वो उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। इसमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्शिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अखमाल देवड़ारी दवावेत, राजा जयसिंह री दवावेत आदि दवावेत ग्रंथ हैं। अगला आता है वात। तो वात क्या होता है देखते हैं। वात का अर्थ होता है कहानी। कहानी की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा देता है। बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसमें कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है, देता रहता है, इससे यानी हुंकारा देता रहता है। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्यमयी, पद्यमयी तथा गद्य पद्य तीनों रूपों में वातें मिलती हैं, जैसे पाबूजीरी वात, कानड़ देवरी वात आदि प्रमुख वातें हैं। अगला आता है प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है वो भी देख लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 पक्के पूछे जाएंगे और हाई कोर्ट में तो पूछे ही जाएंगे। राजस्थानी भाषा अलग से टॉपिक दिया है। प्रकाश क्या होता है? किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा गया है। किशोरदास का राज प्रकाश, आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश और कविया करनीदान का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख प्रकाश ग्रंथ है। अगला है मर्स्या। मर्स्या क्या होता है? राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मर्स्या काव्यों की रचना की गई। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है, जैसे राणो जगपत राम मर्स्या मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया है। अगला है रासो। और रासो तो पूछा ही गया था चतुर्श्रेणीय एग्जाम में। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार रासो क्या होता है? जिस काव्य ग्रंथ में किसी राज्य की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन होता है उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथ में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नालय का बिसल देव रासो और जोधराज का हमीर रासो, गिरधर आसिया का संगत रासो, दलपत विजय का खुमान रासो आदि प्रमुख रासो ग्रंथ हैं। राजस्थान में रासो साहित्य की शुरुआत 11वीं सदी से मानी जाती है। आगे हम देखते हैं तो विगत आती है। विगत क्या होता है तो विगत के बारे में भी देख लेते हैं। विगत क्या है? विगत से किसी विषय का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। मूणोत्नेन्सी की मारवाड़ परगना विगत में प्रत्येक परगने की आबादी,
रेख, भूमि की सम, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब अगला आता है साखी। साखी क्या होता है? पिछली रीट एग्जाम में पूछा गया था, साखी क्या है? साखी यानी साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध हैं। अगला आता है सिलोका। सिलोका क्या है? सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, यानी जो साधारण पढ़े लिखे लोग हैं उनके द्वारा सिलोका लिखा गया है, इसलिए ये जन साधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाते हैं। राव अमर सिंह रा सिलोका, भाटी केहर सिंह रो सिलोको आदि प्रमुख सिलोके हैं। अब देखते हैं झमाल क्या होता है। झमाल, झमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंदर सिंह री झमाल प्रसिद्ध है। अगला आता है झूलना। झूलना क्या है? झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद होता है। इसमें 24 अक्षर के वर्णित छंद के अंत में यगण, यगण आपको ध्यान में रखना है, वर्णित छंद के अंत में यगण होता है। अमर सिंह राठौड़ झूलना, राजा गज सिंह झूलना आदि प्रमुख झूलने हैं, और ये आरबीएससी क्लास 10th के स्रोत हैं भाई, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला अपना क्वेश्चन शानदार और जानदार क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृतांत को क्या कहा जाता है? पर्ची, वात, झमाल, झूलना। तो उत्तर करेंगे पर्ची। पर्ची कहा जाता है भाई संतों के जीवन परिचय को। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? वात, वेली, वचनिका, विगत। तो उत्तर करेंगे वात। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा वात। अगला अपना क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दे रखा है विगत, प्रकाश, वेली, साखी। तो उत्तर हो जाएगा प्रकाश, यानी प्रकाश डालने वाली रचना क्या कहलाती है? प्रकाश ही कहलाती है। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? मर्स्या में, रासों में, विगत में, वेली में। तो उत्तर करेंगे रासो। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध, वीरता, शौर्य आदि का वर्णन मिलता है? रासो में। बढ़ो आगे। मोतीलाल मीनारी के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है? तो उत्तर करेंगे रासो। अगला क्वेश्चन, सोरठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए हैं? रूपक, साखी, दवावेत, वात। तो उत्तर करेंगे साखी। सोरठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं बैसाखी में। रानी जगपत राम मर्स्या किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? महाराजा जगत सिंह, महाराजा जगत सिंह। आगे, निम्नलिखित रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृत्तांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संयोज कर रखा है। इन वृत्तांतों को क्या कहा जाता है? दवावेत, वात, खयात, वचनिका। तो भाई इसे खयात कहा जाता है। फिर से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पशु परीक्षण एग्जाम में पूछा गया है। रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृत्तांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संजो कर रखा है। इस वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो ख्याल कहा जाता है। क्वेश्चन फिर भी रिपीट हो सकता है। आगे, खयात के विषय में असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है, यानी सही कथन नहीं है। खयात शब्द संस्कृत के खयाती शब्द से निश्रित हुआ है, बिल्कुल सही है। खयात शब्द संस्कृत से निकला है, खयाती से।
खयात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। खयातों को भाट लोग संभालते थे, तो ये गलत है, अभी भाट लोग नहीं संभालते थे। अनेक खयातें राज्य संरक्षण में लिखी गई हैं, तो ये भी सही है। इसमें तीसरा अपना गलत हो जाएगा, खयातों को भाट लोग संभालते थे, ये अपना गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, खयात के बारे में ही पूछा गया है। खयात विषेक निम्न में से खयात विषेक में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें राजवंशों की वंशावली तिथियां उल्लेखित हैं, बिल्कुल है। खयात में राजवंशों की तो वंशावली और तिथियों का उल्लेख मिलेगा। इनकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल सही है। इनमें 16वीं शताब्दी से पूर्व की विशेष घटनाओं का यथातथ्य विवरण मिलता है, तो ये गलत है भाई। इसका लेखन प्रशस्ति रूप में किया गया है, तो ये भी सही है, लेकिन अपना तीसरा ऑप्शन इसका गलत है। बढ़ो आगे। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, लोक साहित्य, तो लोक गाथा है भाई पवाड़ा। व्याख्या, बहादुरों के विशेष काम का वर्णन करने वाली लोक गाथा को पवाड़ा कहते हैं। बहादुरों के विशेष काम का वर्णन करने वाली लोक गाथा को क्या कहते हैं? पवाड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य में पौरा या पवाड़ा क्या है? गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार। बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना ही क्या है? पवाड़ा है। इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस हेतु होता है, नहीं वीर रस हेतु होता है। व्युत्पत्ति संवर्ग समवर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द, तो ये भी गलत है। तो राजस्थानी साहित्य में पवाड़ा क्या होता है? बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन जो करने वाली रचना होती है वो पवाड़ा कहलाती है। अगला, वह साहित्य जो अभिलेखों वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मोहरों पर उत्कीर्ण होता है, उस साहित्य को क्या कहते हैं? लोक, पुरालेखी, क्षेत्रीय, परंपरागत, तो इसे कहते हैं पुरालेखी। तो क्वेश्चन को फिर से देखो, वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मोहरों पर उत्कीर्ण होता है, उस साहित्य को क्या कहते हैं? पुरालेखी साहित्य। व्याख्या, सरकारी विभागों, प्राचीन घरानों आदि में पाई जाने वाली बहियां, दस्तावेज, फाइलें, पट्टे, परवाने आदि लेख जिसे पुरालेख की सामग्री कहते हैं। अब क्या करना है? मिलान करना है भाई। राजस्थानी पद्य साहित्यकार का प्रकार और काव्य रचना, ये हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा, यानी कि सही मिलान करना है। तो आइए इनका मिलान करते हैं। एक तरफ है राजस्थानी पद्य साहित्य का प्रकार है, दूसरी तरफ है काव्य रचना। पहला दे रखा है नृत्य संगीत मूलक काव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चरचरी। चरचरी, ये नृत्य संगीत मूलक काव्य है, कौन सा? चरचरी। तो करते हैं इनका मिलान। नृत्य संगीत मूलक काव्य ये चरचरी है भाई। फिर चरित्र मूलक काव्य, और ये हो जाएगा आपका हरि पिंगल। और फिर हम मिलाते हैं मंगल मूलक काव्य, तो मंगल मूलक काव्य जो रचना है वो हो जाएगी धवल की। और प्रेम मूलक काव्य, ये किसने लिखे हैं भाई? प्रेम मूलक काव्य कौन सा है? तो ये आपका बिसल देवरासो है। फिर से मिलाओ इनको, देखो नृत्य संगीत मूलक काव्य यानी चरचरी, चरचरी का जो काव्य है वो नृत्य संगीत मूलक काव्य है। चरित्र मूलक काव्य कौन सा है इनमें से? चरचरी जो काव्य है वो नृत्य संगीत मूलक काव्य है। और चरित्र मूलक काव्य कौन सा हो जाएगा? हरि पिंगल। फिर मंगल मूलक काव्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा धवल। जो धवल काव्य है वो मंगल मूलक काव्य है। और प्रेम मूलक काव्य कौन सा हो जाएगा? बिसल देवरासो। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या देखो। व्याख्या, पद्य साहित्य में दोहा, सोरठा, गीत, कुंडलियाँ, छप्पे, छंद, रास, रासो, चौपाई, संधि, चरचरी,
यानी चरचरी का अर्थ होता है ताल एवं नृत्य साथ साथ होते हैं, वो चरचरी कहलाता है। ढाल, चौडालिया, छह ढालिया, वेली, पावड़ा, फागु, मंगल, धवल, बारहमासा, विवाहलो, संवाद, मार्तिका, बावनी, कुल्लक, हियाली, रेलुका, संझाई, स्रोत, सत्रवन आदि आते हैं। नरपति नालय द्वारा लिखित बिसल देव रासो सांबर के राजा बिसल देव तथा राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है। और बिसल देव रासो किसने लिखा था? नरपति नालय ने। आगे देखो, वेली किशन रुक्मणीरी और छंद राव जेतसिरो इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करके तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री वचनिका खिड़िया जग्गा री कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय है। विजयदान देथा को, ठाकुर केसरी सिंह को, टेसी टोरी को, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को। तो उत्तर करेंगे टेसी टोरी को। क्वेश्चन देखो किस प्रकार घुमा फिरा करके पूछा गया है। वेली किशन रुक्मणीरी और छंद राव जेतसिरो इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री खिड़िया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? टेसी टोरी को दिया जाता है। व्याख्या देखो, व्याख्या ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लुइजी पियो टेसी टोरी, इसका पूरा नाम था ये भाई टेसी टोरी का, लुइजी पियो टेसी टोरी। राजस्थानी साहित्य के अन्वेषकों में डॉक्टर टेसी टोरी का नाम आदर से लिया जाता है। इटली में रहते हुए बिना किसी व्याकरण और कोश की सहायता से हस्तलिखित ग्रंथों से डॉक्टर टेसी टोरी ने प्राचीन राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया। चारण साहित्य पर शोध करने के लिए भारत सरकार ने इन्हें भारत बुलाया। भारत में आने पर वे अधिकांशतः राजस्थान में ही रहे और 6 वर्षों तक राजस्थानी साहित्य के शोध, संपादन और प्रकाशन कार्यों में संलग्न रहे। डिंगल में लिखित पुस्तकों वेली किशन रुक्मणीरी और छंद राव जेतसिरो को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री वचनिका जो खिड़िया जग्गा ने कही है को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। सन 1920 में बीकानेर में उनका देहांत हो गया। उस समय वे मात्र 30 वर्ष के थे। डॉक्टर टेसी टोरी ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन किया तथा प्राचीन राजस्थानी के व्याकरण का प्रशंसनीय कार्य किया था। किसने? टेसी टोरी ने। अगला अपना क्वेश्चन है, डॉक्टर एल टेसी टोरी संबंधित है चारण साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला से, ग्रामीण ढांचागत विकास से, स्वतंत्रता आंदोलन से। तो टेसी टोरी चारण साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ो आगे। इटालवी विद्वान टेसी टोरी किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? नैन श्री खयात का अंग्रेजी अनुवाद, आहड़ उत्खनन, राजस्थानी रीति रिवाजों का संकलन, राजस्थानी व्याकरण पर लेख। तो राजस्थानी व्याकरण पर लेख के लिए इटालवी विद्वान थे टेसी टोरी, उनको इस क्षेत्र में जाना जाता है, राजस्थानी व्याकरण पर लेख के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम दिया है। तो इसका दूसरा नाम सभी को पता है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। ये इस पुस्तक का नाम है भाई। व्याख्या देख लो। व्याख्या, इंग्लैंड निवासी कर्नल जेम्स टोड 1800 ईस्वी में भारत आए थे। 1817 ईस्वी में वे कुछ रियासत यानी पश्चिमी राजपूत स्टेटस के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। अपने सेवा काल में उन्होंने विभिन्न रियासतों में घूम घूम कर
इतिहास विषयक सामग्री एकत्रित की तथा इंग्लैंड जाकर एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा, जिसका दूसरा नाम यानी ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया है। 1829 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रथम भाग राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली एवं मेवाड़ का इतिहास लिपिबद्ध है तथा 1832 में द्वितीय भाग मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्यों का इतिहास प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक का संपादन विलियम क्रूक ने किया। इसके दोनों खंड इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चतुर्थ एवं विलियम चतुर्थ को समर्पित किए। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड ने ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ राजस्थान नामक दूसरी पुस्तक लिखी। उनकी मृत्यु के पश्चात 1839 में उनकी पत्नी जूलिया क्लस्टर बक ने प्रकाशित करवाया, जो मैडम कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया। एनालस के अलावा कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया। इन्हें राजपूताने के प्रथम लेखक ही नहीं बल्कि राजस्थान इतिहास के प्रथम विशेषज्ञ और प्रथम विदेशी इतिहासकार जिनसे सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है। टोड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए उसे यही मायने में राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर करेंगे कर्नल जेम्स टोड को। एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड किस स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे? उदयपुर एवं जोधपुर, कोटा एवं बूंदी, बीकानेर एवं जोधपुर, पश्चिमी राजपूत। तो उत्तर करेंगे पश्चिमी राजपूत। एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड किस स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो पश्चिमी राजपूत के ये पॉलिटिकल एजेंट थे भाई, पश्चिमी राजपूताना के। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये सभी को पता है, जेम्स टोड ने लिखी थी भाई। बढ़ो आगे। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा था? वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? CKF वाल्टेयर, मैक्स वेबर, जॉन मेलकम और कर्नल जेम्स टोड। तो उत्तर करेंगे कर्नल जेम्स टोड। जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था के बारे में लिखा था वो कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत पश्चिमी भारत में यात्रा किसे समर्पित किया? डॉक्टर विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड मिंटो को, विलियम हंटर ब्लेयर को, यति ज्ञानचंद्र को। तो उत्तर करेंगे यति ज्ञानचंद्र को, जो कि कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत पश्चिमी भारत में यात्रा किसे समर्पित किया? यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मानचरित्र रासों के रचयिता हैं नैन्सी, कवि नरोत्तम, बांकीदास, दयालदास और 2023 सेकंड ग्रेड में भी पूछा है। तो मानचरित्र रासों के रचयिता कौन हो गए? कवि नरोत्तम। कवि नरोत्तम ने मानचरित्र रासो लिखा था। व्याख्या, मानचरित्र रासो की रचना कवि नरोत्तम ने की थी, जो आमेर के शासक मानसिंह प्रथम का समकालीन था। अगला अपना क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे नागरीदास, सूर्यमल, चंद्रबरदाई, नरहरिदास। तो उत्तर करेंगे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। व्याख्या, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है। चंद्रबरदाई का मूल नाम
पृथ्वीराज भट्ट वलादिथा द्वारा पृथ्वीराज तृतीय के जीवन चरित्र का बहुविध छंद है जो पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। यह हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है। हिंदी का सर्वप्रथम या सबसे प्राचीन जो महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। किस शैली में लिखा गया है? तो पिंगल शैली में लिखा गया है। और चंद्रबरदाई का प्रारंभिक नाम, मूल नाम क्या था? पृथ्वीराज भट्ट वलादी था भाई। कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या है? आशाधर, विश्वरूप, भंड और पृथ्वी भट्ट। तो पृथ्वी भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि चंद्रबरदाई का मूल नाम था, यानी बचपन का नाम पृथ्वी भट्ट था। बढ़ते हैं आगे। चंद्रबरदाई किस शासक का राजकवि था? तो ये सभी को पता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का चंद्रबरदाई राजकवि था। बढ़ो आगे। 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी जयानक की, करनीदास की, चंद्रबरदाई की, नरोत्तम स्वामी की। तो ये थी भाई चंद्रबरदाई की पंक्ति है। 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर चौहान मच चुके चौहान, इस प्रकार है। ता ऊपर गोरी है मच चुके चौहान। व्याख्या देखो। चंद्रबरदाई भट्ट जाति के चारण कवि थे। परंपरा अनुसार पृथ्वीराज के समकालीन थे, उनके मित्र थे एवं राजकवि भी थे। इन्हीं के प्रसिद्ध दोवे 4 बांस 24 गज के अनुमान से पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार गिराया था। आगे। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी, केवल देवल देवी। तो उत्तर हो जाएगा राजमती। बिसलदेव रासो नरपति नालर ने लिखा था। और इसमें बिसलदेव रासो में यानी विग्रहराज चतुर्थ और राजमती के प्रेम का इसमें वर्णन मिलता है। व्याख्या। नरपति नालर द्वारा लिखित यह ग्रंथ सांबर के राजा बिसलदेव तथा राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है। बिसलदेव रासो की रचयिता कौन है? तो नरपति नालय हैं। बिसलदेव रासो ग्रंथ किसने लिखा है? नरपति नालय ने लिखा है। हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार हैं सारंगदेव, सारंगधर, मुरलीदान, गिरधर आसिया। हमीर रासो और हमीर महाकाव्य, हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? सारंगधर हैं। हमीर रासो और हमीर काव्य किसने लिखा है? सारंगधर ने लिखा है। व्याख्या देख लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक टपक ही जाता है। व्याख्या। हमीर रासो सारंगधर द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ में रणथंबोर के राजा हमीर व मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध का ओजस्वी विवरण मिलता है। हमीर संबंधित ग्रंथ एक दृष्टि में हम देखते हैं। कौन से? देखो, पहला हमीर रासो लिखा गया था 14वीं सदी में। किसने लिखा था? सारंगधर ने। हमीर रासो, दूसरा जो हमीर रासो 18वीं सदी में लिखा गया था वो लिखा था जोधराज ने। और जोधराज नीम राणा का राजकवि था भाई। तीसरा आता है हमीर हट। तो याद रखना है हट किसने किया था? चंद्रशेखर ने। तो हमीर हट रणथंबोर का जो राजा था हमीर, उसके ऊपर लिखा गया है हमीर हट। और ये चंद्रशेखर का लिखा हुआ है। हमीर हट किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने। हट किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। तो हमीर हट किसका है? चंद्रशेखर का है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। हमीर हट दूसरा, ये भी रणथंबोर के जो शासक थे हमीर चौहान, उनके बारे में गवाल कवि ने लिखा है। हमीर रायण, ये भी यानी कि रणथंबोर के राजा हमीर के बारे में ही वर्णन करता है और ये भंड व्यास ने लिखा है। हमीर रासो सारंगधर ने, हमीर रासो जोधराज ने, हमीर हट चंद्रशेखर ने, हमीर हट गवाल कवि ने भी लिखा है। हमीर रायण भंड व्यास ने। हमीर बंदन ये अमृत कैलाश ने लिखा है भाई। हमीर बंदन किसने लिखा है? अमृत कैलाश ने लिखा है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा है। हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हिंदी, पिंगल, डिंगल, संस्कृत।
तो ये भाई संस्कृत का ग्रंथ है। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत का ग्रंथ है हमीर रासो। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है खुमान रासो, हमीर रासो, संगत रासो या संगत सिंह रासो या संगत रासो। तो उत्तर करेंगे संगत रासो। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? संगत रासो। व्याख्या, गिरधर मेवाड़ निवासी आसिया शाखा के चारण थे। इन्होंने संगत रासो की रचना की, जिसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का चरित्रिक वर्णन है, यानी चरित्र का वर्णन है, शक्ति सिंह के चरित्र का वर्णन है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संगत रासो के लेखक कौन है? तो उत्तर करेंगे गिरधर आसिया। संगत रासो किसने लिखा था? गिरधर आसिया ने लिखा था। खुमान रासो के रचनाकार कौन है? जाचिक जीवन, दलपत विजय, जोधराज, ईश्वरदास। तो इसका उत्तर करेंगे दलपत विजय। खुमान रासो किसने लिखा था? दलपति विजय ने लिखा था। व्याख्या, खुमान रासो इसके जो लेखक हैं वो दलपत विजय हैं, द्वारा लिखा गया। किस शैली में? पिंगल शैली में लिखा गया है। लिखित इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का मेवाड़ के गुहिल वंशीय राजाओं का वर्णन किया गया है। खुमान रासो दलपति विजय ने पिंगल भाषा शैली में लिखा था। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के जो मेवाड़ के गुहिल वंशीय जो राजा थे उनका वर्णन देखने को मिलता है खुमान रासो में। आगे देखते हैं, मेवाड़ के गुहिल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रासो में मिलती है? जसवंत, हमीर, विजयपाल, खुमान। तो उत्तर करेंगे खुमान रासो में मिलती है। मेवाड़ के गुहिल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रासो में मिलती है? खुमान में। अगला अपना क्वेश्चन रहने वाला है, कायम खा रासो के रचयिता कौन थे? जयानक, जानकवि, जीवधर, जयसोम। कायम खा रासो के रचयिता कौन है? जानकवि। कौन है? जानकवि, जिन्होंने कायम खा रासो लिखा था। व्याख्या, कायम खा रासो नियामत खा जान इसका पूरा नाम था भाई। नियामत खा जान, इसको शॉर्ट में बोला जाता है कवि जान, द्वारा रचा गया है या लिखा गया है। इसका रचना काल विक्रम संवत 1691 है। इस काव्य में राजस्थान के कायम खानी वंश का इतिहास वर्णित है। आगे देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ लिखा गया है मुंशी देवी प्रसाद द्वारा, मूणोत नेनसी द्वारा, दयालदास द्वारा, नरहरिदास द्वारा। मारवाड़ परगनारी विगत किसने लिखा है? मोहनोत नेनसी का ग्रंथ है ये मारवाड़ परगनारी विगत। व्याख्या देखो भाई, ये ग्रंथ बहुत बार पूछा गया है। व्याख्या, मोहनोत नेनसी द्वारा रचित मारवाड़ परगनारी विगत, इसे गांवारी खयात सर्व संग्रह भी कहते हैं, में तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख चाकरी, भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधनों, जातिवार घरों की संख्या के आंकड़ों, आबादी आदि का वर्णन किया गया है। इसलिए इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। किसी मारवाड़ परगनारी विगत को। आगे, मूणोत नेनसी की किस रचना की तुलना आईने ए अकबरी से की जाती है? नेनसिरी खयात, मारवाड़ राजरी खयात, राठौड़री विगत, मारवाड़ परगनारी खयात। तो उत्तर करेंगे मारवाड़ परगनारी खयात। मूणोत नेनसी की किस रचना की तुलना आईने अकबरी से की जाती है? मारवाड़ परगनारी खयात की रचना जो है तुलना वो आईने अकबरी से की गई है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन खयात है मूणोत नेनसिरी खयात, बांकीदासरी खयात, दयालदासरी खयात, मारवाड़ परगनारी विगत। तो सबसे प्राचीन खयात कौन सी है? मूणोत नेनसिरी खयात। व्याख्या देखो। व्याख्या, नेनसिरी खयात राजस्थानी भाषा में रचित यह सबसे प्राचीन और विश्वसनीय खयात है। इस खयात में जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बुंदेलखंड
प्रतापगढ़ आदि राज्यों के मंदिरों, किलों, तीर्थों, जौहरों आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें चौहानों, राठौड़ों, कछवाओं एवं भाटियों के इतिहास विस्तृत रूप में उपलब्ध हैं, जो अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इस खयात की मुख्य विशेषता है कि इसमें कहीं भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, नैनसिरी खयात किस भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी में, ढूंढाड़ी में, संस्कृत में, फारसी में। तो नैनसिरी खयात राजस्थानी में लिखी गई है। आगे, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजपुताने का अबुल फजल कहा है? तो किसे कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने मूणोत नैनसी को कहा है भाई। मुंशी देवी प्रसाद ने मूणोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। व्याख्या, मूणोत नैनसी का जन्म विक्रम संवत 1667 और ईस्वी सन पूछा जाए तो 1610 में हुआ था और 1670 में मृत्यु हुई थी। मूणोत नैनसी मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। इन्होंने मूणोत नैनसिरी खयात मारवाड़ प्रगणारी विगत नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। किसने? मूणोत नैनसी ने। और किसके दरबारी कवि थे ये? तो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के ये दीवान भी थे और राजकवि भी थे। इन्होंने मूणोत नैनसिरी खयात लिखी और मारवाड़ प्रगणारी विगत भी लिखी थी। इनकी रचना मारवाड़ प्रगणारी विगत की तुलना आईने अकबरी से की जाती है। मुंशी देवी प्रसाद ने अब यानी राजपुताने का अबुल फजल भी कहा है। किसे? मूणोत नैनसी को। अगला क्वेश्चन, मूणोत नैनसी किस राज्य का दीवान था? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो उत्तर करेंगे जोधपुर। मूणोत नैनसी किस राज्य का दीवान था? जोधपुर का। बीकानेर के राठौड़ारी खयात के लेखक कौन है? दयालदास, श्यामलदास, सूर्यमल, नैनसी। तो दयालदास इसका उत्तर हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ों की खयात के लेखक कौन है? दयालदास। व्याख्या देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। दयालदास बीकानेर के महाराजा रतन सिंह का विश्वास पात्र दरबारी था। महाराजा रतन सिंह के आदेश से ही दयालदास ने दयालदासरी खयात ग्रंथ की रचना की थी। दयालदास द्वारा लिखित इस खयात से बीकानेर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें राव बिक्का से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का विस्तृत विवरण पाया जाता है। इनकी अन्य रचनाओं में बीकानेर के राठौड़ारी खयात, देश दर्पण, ये भाई इनकी अन्य रचनाएं हैं। दयालदास की पहली रचना आती है बीकानेर के राठौड़ा की खयात, दूसरी है देश दर्शन, तीसरी है आर्य खयान कल्पद्रुम, और फिर पंवार वंश दर्पण, जस रत्नाकर, पंवार वंश दर्पण, जस रत्नाकर, करनी चरित्र, सुजस बावनी आदि दयालदास की प्रमुख रचनाएं हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? तो उत्तर करेंगे रतन सिंह। रतन सिंह के ये दरबारी कवि थे। कौन? दयालदास। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले राजा कौन थे? रतन सिंह थे। अगला अपना क्वेश्चन रहने वाला है, देश निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? नरोत्तम स्वामी ने, दयालदास ने, मूणोत नैनसी ने, बांकीदास ने। तो देश दर्पण रचना किसकी है? दयालदास की। किसकी रचना है देश दर्पण? दयालदास की। अगला क्वेश्चन, दयालदास की खयात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास अंकित है? मारवाड़, कोटा, बीकानेर, मेवाड़। तो उत्तर करेंगे बीकानेर। दयालदास की खयात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास अंकित है? तो बीकानेर का इतिहास अंकित है। बढ़ो आगे। बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी खयात अति लाभदायक है? मुंडियारी खयात, बांकीदासरी खयात, दयालदासरी खयात, नैनसिरी खयात। तो उत्तर करेंगे दयालदासरी खयात। बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी खयात अति महत्वपूर्ण है या लाभदायक है?
तो दयाल दासरी खयात में बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन देखने को मिलता है। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से दयालदास की रचनाएं कौन सी हैं? तो दयालदास की प्रमुख रचनाएं हमें बतानी हैं। देखो, बीकानेर रे राठौड़ा री खयात बिल्कुल दयालदास की रचना है। बीकानेर रे राठौड़ो री खयात। दूसरी है देश दर्पण, ये भी किसकी रचना है? दयालदास की। तीसरी है आर्य खयान कल्पद्रुम, ये भी किसकी है? दयालदास की। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? दयालदास की। तो याद रखना है भाई, बीकानेर के राठौड़ों की खयात दयालदास की रचना है, देश दर्पण भी दयालदास की है, और आर्य खयान कल्पद्रुम ये भी दयालदास की रचना है। किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? मानचित्र रासो, प्रताप रासो, लक्ष्मी मनगढ़ रासो, रतन रासो। तो उत्तर हो जाएगा प्रताप रासो। प्रताप रासो में अलवर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। व्याख्या, जाचिक जीवन द्वारा रचित प्रताप रासो में अलवर के राव राजा प्रताप सिंह के जीवन का विवरण देखने को मिलता है। प्रताप रासो किसने लिखा था? जाचिक जीवन ने लिखा था। किसने लिखा था? जाचिक जीवन में, जिसमें अलवर राज्य का विवरण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आयो अंग्रेज मुल्लक रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? आस्करण द्वारा, सुंदरदास द्वारा, बांकीदास द्वारा, दयालदास द्वारा। आयो अंग्रेज मुल्लक रे ऊपर गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बांकीदास द्वारा लिखा गया है। व्याख्या, बांकीदास जोधपुर राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने लगभग 27 ग्रंथ की रचना की, जिसमें सूर छत्तीसी, कृपण दर्पण, बांकीदास री खयात, दातार बावनी, बांकीदास ग्रंथावली, सुपह छत्तीसी और कुकवि बत्तीसी। देखो बांकीदास की कितनी रचनाएं हैं, फिर से देखो इसको। व्याख्या, बांकीदास जोधपुर राजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि बांकीदास जोधपुर राजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने लगभग 27 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? सूर छत्तीसी, कृपण दर्पण, बांकीदास री खयात, दातार बावनी, बांकीदास ग्रंथावली, सुपह छत्तीसी, कुकवि बत्तीसी, सिंह छत्तीसी, कृपण पच्चीसी, सूजस छत्तीसी, आयो अंग्रेज मुल्लक रे ऊपर, चुगल मुख चपेटिका आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। किसके? बांकीदास के, जो मान सिंह के दरबारी कवि थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की काली करतूतों के विरुद्ध जन जागरण का शंखनाद करने वाला इस देश के प्रथम कवि बांकीदास का डिंगल गीत है आयो अंग्रेज मुल्लक रे ऊपर। तो स्वतंत्रता संग्राम का बीज मंत्र बन गया था, ये इनका गीत था भाई। अगला क्वेश्चन है, कविराज बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि था? तो उत्तर क्या करेंगे? मानसिंह। मानसिंह प्रथम जो मारवाड़ के शासक थे, उनके दरबारी कवि कौन थे? बांकीदास थे भाई। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर के मानसिंह के दरबारी कवि थे बांकीदास। अगला क्वेश्चन देखो, बांकीदास द्वारा रचित है सूर छत्तीसी, दातार बावनी, सुपह छत्तीसी, चुगल मुख चपेटिका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यानी ये चारों ही रचनाएं किसकी हैं? बांकीदास की हैं। सूर छत्तीसी, दातार बावनी, सुपह छत्तीसी और चुगल सुख चपेटिका, चारों ही रचनाएं किसकी हैं? बांकीदास की रचनाएं हैं। फिर से देख लो इसको। बांकीदास द्वारा रचित रचनाएं सूर छत्तीसी, दातार बावनी, सुपह छत्तीसी और चुगल मुख चपेटिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, चारों रचनाएं किसकी हैं? बांकीदास की हैं। आगे, निम्न में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? दयालदास की खयात, बांकीदास की खयात, नैणसी की खयात, एकलिंग शिलालेख। तो उत्तर करेंगे बांकीदास की खयात।
बांकीदास की जो ख्यात है उसमें जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि भी आपको देखने को मिल जाएगी। व्याख्या, बांकीदास की ख्यात, बांकीदास द्वारा रचित 2000 बातों के संग्रह वाली इस ख्यात यानी तत्कालीन समाज की वेशभूषा, आभूषणों, रीति रिवाजों के बारे में वृहत जानकारी अवगत कराती है। अगला क्वेश्चन, मुंडियारी ख्यात का विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के आहड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़। तो उत्तर करेंगे मारवाड़ के राठौड़। मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? मारवाड़ के राठौड़। व्याख्या, मुंडियार की ख्यात, इस ख्यात में राव सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन है। यह जसवंत सिंह के जीवन काल में लिखी गई थी। इस ख्यात को राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। बढ़ो आगे। किसका लेखन वीरभाण था? किसका लेखक वीरभाण था? वंश भास्कर का, वंश भास्कर का सूर्यमल मिश्रण था, अभिउदय का, सूरज प्रकाश का, राजरूपक का। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? राजरूपक। राजरूपक का लेखक कौन था? वीरभाण। वीरभाण ने ही राजरूपक ग्रंथ लिखा था। व्याख्या, राजरूपक ग्रंथ वीरभाण द्वारा रचित है, डिंगल शैली में लिखित। इस डिंगल शैली में यह लिखा गया है। राजरूपक वीरभाण का ग्रंथ है, डिंगल शैली में लिखा गया है। इस ग्रंथ में जोधपुर नरेश अभय सिंह व गुजरात के सूबेदार शेर विलंद खां का ओजस्वी वर्णन इसमें देखने को मिल जाएगा आपको। अगला जानदार शानदार क्वेश्चन आया है भाई। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद, गुलाब चंद्र नागौरी, शिवचंद भरतिया। तो फाटका जंजाल शीर्षक नाटक किसने लिखा है? शिवचंद भरतिया ने लिखा है। शिवचंद भरतिया का ये नाटक है फाटका जंजाल। व्याख्या देखो ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाए और आगामी भर्ती परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। व्याख्या, शिवचंद भरतिया आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक। शिवचंद भरतिया के उपन्यास कनक सुंदर को आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इन्होंने राजस्थानी से संबंधित लगभग 9 ग्रंथों की रचना की थी। राजस्थानी नाटक रचना का भी इन्होंने सूत्रपात किया। इनके प्रसिद्ध नाटक केसर विलास, जो कि राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है, ये शिवचंद भरतिया के नाटक हैं भाई। केसर विलास राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक माना जाता है, शिवचंद भरतिया ने लिखा है। बुढ़ापा की सगाई व फाट का जंजाल हैं, ये भी इनके भाई नाटक हैं। फाट का जंजाल और बुढ़ापा की सगाई, ये राजस्थान के भारतेंदु माने जाते हैं। कौन? शिवचंद भरतिया। आगे देखते हैं। राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन है? शिव कुमार भरतिया, शिवचंद्र भरतिया, नेमी चरण भरतिया, देवी चरण भरतिया। राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? शिवचंद्र भरतिया। शिव कुमार मत कर देना, शिवचंद्र भरतिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ो आगे। निम्न में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? मेघराज मुकुल को, शिवचंद्र भरतिया को, विजयदान देथा को, विजय सिंह पथिक को। तो उत्तर क्या हो जाएगा? शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है। शिवचंद्र भरतिया को कहा जाता है। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? पद्मश्री सीताराम लालस, पंडित दामोदर मिश्र, भट्ट द्वारकानाथ, श्री कृष्णानंद। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? पद्मश्री सीताराम लालस हैं। व्याख्या देख लो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या, सीताराम लालस, इनका जन्म इनके ननिहाल बाड़मेर के सिरवाड़ी ग्राम में 25 नवंबर 1912 में हुआ था।
सीताराम लालस का जन्म ननिहाल में हुआ था। बाड़मेर के सिरवाड़ी ग्राम में हुआ था। 25 नवंबर 1912 को हुआ था। लालस मूलतः जोधपुर जिले के नरेवा ग्राम के निवासी थे। इस चारण कवि ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश यानी 2 लाख जिसमें शब्द हों तैयार किया। इन्होंने राजस्थानी व्याकरण नामक अन्य ग्रंथ की रचना की। इस महान उपलब्धि के कारण ही एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने श्री लालस को राजस्थानी जुबा की मसाल भी कहा है। अगला अपना क्वेश्चन रहने वाला है, सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है पुरातत्व इतिहास, राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना, पत्रकारिता, समाज सुधार। तो सीताराम लालस का श्रेष्ठ क्षेत्र कौन सा रहा है? राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना रहा है। अगला अपना क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? बांकीदास, श्रीलाल, सीताराम लालस, मुन्ना लाल पुरोहित। तो उत्तर हो जाएगा सीताराम लालस। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट, नयन चंद्र सूरी। तो जयानक भट्ट इसका उत्तर हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जयानक भट्ट ने। व्याख्या देखो, जयानक द्वारा संस्कृत में लिखित इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम यानी अज्यराज सोमेश्वर एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। तो जयानक भट्ट द्वारा संस्कृत में लिखित जो पृथ्वीराज विजय है उसमें पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसमें अजमेर का विकास एवं परिवेश की प्रामाणिक जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? नैनसी की खयात, गीत गोविंद, हमीर गाथा, पृथ्वीराज विजय। निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? पृथ्वीराज विजय, जो कि जयानक ने लिखा है। सही सुमेलित नहीं है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखा है, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा है, चंद्रबरदाई ने नहीं लिखा, तो ये तो गलत हो गया। और कुलय माला उद्योतन सूरी की रचना है, बिल्कुल सही है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की है, ये भी सही है। और पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा है, तो इसका उत्तर दूसरा हो जाएगा भाई। जयानक ने कौन सी कृति की रचना की थी? पृथ्वीराज विजय। जयानक ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज विजय लिखा था। राजविलास की रचना किसने लिखी थी? राजविलास की रचना किसने की थी? मानकवि ने, हेमकवि ने, सूर्यमल मिश्र ने, श्यामल दास ने। राजविलास किसने लिखा था? मानकवि ने। राजविलास किसने लिखा था? मानकवि ने। बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें भी पूछा गया था। तो राजविलास की रचना किसने की थी? मानकवि ने की थी। व्याख्या, राजविलास मानकवि द्वारा लिखित इस ग्रंथ में मेवाड़ महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में उदयपुर नगर निर्माण व राजसमंद झील के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। अगला अपना क्वेश्चन रहने वाला है, बुद्धि विलास। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? किसना आडा, भक्तराम शाह है, बांकीदास, नरोत्तम। तो उत्तर करेंगे भक्तराम शाह। बुद्धि विलास ग्रंथ किसने लिखा है? भक्तराम शाह ने लिखा है। व्याख्या, बुद्धि विलास ग्रंथ के रचयिता भक्तराम शाह हैं। भक्तराम शाह हैं भाई, भक्त नहीं, भक्तराम शाह है जिसने बुद्धि विलास ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ के प्रधान संपादक पद्मश्री जीन विजय मुनि पुरातत्वाचार्य हैं। इसका प्रकाशन राजस्थान प्राची विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, प्रबंध चितामणि का लेखक था उद्योतन सूरी, नयन चंद्र सूरी, दलपति विजय मेरुतंग।
तो प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? मेरुतुंग है भाई। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किसने लिखा है? मेरुतुंग ने लिखा है। व्याख्या देख लो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए और याद भी हो जाए। व्याख्या, प्रबंध चिंतामणि पुस्तक की रचना 1305 ईस्वी में मेरुतुंगाचार्य ने की थी। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है। इन खंडों से क्रमशः है विक्रमांक, सातवाहन मूलराज, मूंज, नरपति भोज, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद्र आदि के विषय में जानकारी मिलती है। वेली किशन रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिण मारवाड़ी, उत्तर पूर्वी मारवाड़ी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है। वेली किशन रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है जो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी? ये उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। व्याख्या देख लो। व्याख्या, वेली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा डिंगल शैली में लिखित उत्कृष्ट श्रृंगार काव्य है। इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी की विवाह की कथा सविस्तार वर्णित की गई है। दूरसा आडा ने इसे 5वां वेद कहा है। वेली किशन रुक्मणीरी के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ हैं। अगला क्वेश्चन, पिथल द्वारा डिंगल भाषा के लेखक पिथल द्वारा डिंगल भाषा के लिखे गए ग्रंथ हैं। गंगा लहरी, वेली किशन रुक्मणीरी, हरिरास 1 व 2 दोनों। पिथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? यानी पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा गया? पिथल कहा गया है। और पातल महाराणा प्रताप को। तो पिथल यानी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? एक तो वेली किशन रुक्मणीरी हो गया, एक गंगा लहरी हो गया। ये 2 ग्रंथ हैं जो कि पिथल ने लिखे हैं, यानी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखे गए हैं। व्याख्या, पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म 1606 ईस्वी में बीकानेर में हुआ। पृथ्वीराज बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र व बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई थे। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि थे तथा संस्कृत, डिंगल, पिंगल, ज्योतिष, युद्ध कला के प्रमुख ज्ञाता थे। साहित्य जगत में इन्हें पिथल नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वेली किशन रुक्मणीरी, ठाकुरजी रादुआ, गंगाजी रादुआ, गंगा लहरी आदि ग्रंथों की रचना की थी। डॉक्टर टेसी टोरी ने इसे डिंगल का हेरोन्स कहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डॉक्टर टेसी टोरी ने डिंगल का हेरोन्स किसे कहा है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है। किसे कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को। अगला क्वेश्चन, वेली किशन रुक्मणीरी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर के दरबारी कवि थे। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। अचलदास खिंचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? जालोर, जैसलमेर, अजमेर, गागरोन। तो उत्तर क्या करेंगे? गागरोन। अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक शिवदास गार्डन हैं और इसमें गागरोन दुर्ग के बारे में और गागरोन के जो राजा वहाँ के खिंची चौहान थे उनकी जानकारी मिलती है। व्याख्या, शिवदास गार्डन, चारण जाति के इस लेखक ने अचलदास खिंचीरी वचनिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। वीर रसात्मक इस चंपू काव्य वो होता है जो गद्य पद्य शैली में लिखा जाता है। जो मिश्रित काव्य होता है वो चंपू काव्य होता है। में गागरोनगढ़ के खिंची राजा अंचलदास और मांडू बादशाह हुसैन शाह के युद्ध यानी 1423 ईस्वी का वर्णन है। जो अंचलदास खिंचीरी वचनिका है शिवदास गार्डन द्वारा लिखी हुई, इसमें यानी कि जो अचलदास था और साथ में मांडू का सुल्तान था हुसैन शाह गोरी, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था 1423 में, जिसमें अचलदास खिंची वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। 1423 में इस युद्ध का वर्णन यानी
अचल दास खिंचिरी वचनिका में देखने को मिलता है, जो शिवदास गार्डन की है। और ये चंपू काव्य है, यानी गद्य पद्य मिश्रित काव्य है, उसी का नाम चंपू काव्य होता है। बढ़ो आगे। अचल दास खिंचिरी वचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो उत्तर करेंगे शिवदास गार्डन। वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट, छंदोमयूख, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सूर्यमल मिश्रण की हैं। व्याख्या देख लो। और यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक पक्का पूछा जाता है सूर्यमल मिश्रण को लेकर के। संवत 1815 में चारण कुल में जन्मे श्री सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के महाराजा या महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। इन्हें आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा कवि माना जाता है। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, छंदमयूख, धातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाएं हाड़ौती भाषा में है। इन्हें वीर रसावतार कहा जाता है। तो वीर रसावतार किसको कहा जाता है भाई? सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? कोटा, जयपुर, बूंदी, बीकानेर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बीकानेर। वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? बूंदी के शासकों के आदेश पर किया गया। अगला क्वेश्चन रहेगा, छंदमयूख के लेखक कौन है? सूजाजी, गणपति, सूर्यमल मिश्रण, ईश्वरदास। छंदमयूख रचना किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है भाई। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। तो उत्तर क्या करेंगे? हाड़ौती। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? हाड़ौती बोली प्रयुक्त हुई है। महाकवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी गलत कथन हमें बताना है। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है, ये कथन भी सही है। इनकी कविता में बहादुरी की भावना का उदय होता है, ये कथन भी सही है। वे मेवाड़ के निवासी नहीं थे, बूंदी के निवासी थे, हाड़ौती के निवासी थे। तो अपना फोर्थ जो है वो गलत हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं है? सूर्यमल मिश्रण की रचना वंशोदय है। तो ये तो नहीं है भाई, सूर्यमल मिश्रण की रचना वंशोदय नहीं है, पहला ही गलत हो जाएगा। पद्मनाभ ने जो रचना लिखी है वो कानड़ देव प्रबंध है, ये तो सही है। पद्मनाभ की रचना कानड़ देव प्रबंध है। मंडन की रचना राजवल्लभ है, तो ये भी सही है। और करनीदान की रचना सूरज प्रकाश है, तो ये भी सही है। कानड़ देव प्रबंध किसने लिखा? पद्मनाभ ने। राजवल्लभ किसकी रचना है? मंडन की। सूरज प्रकाश की किसकी रचना है? करनीदान की। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई है? वंश भास्कर की रचना की गई है। धातु रूपावली की रचना भी किसने की है? सूर्यमल मिश्रण ने की है। बलवंत विलास भी किसका लिखा हुआ है? सूर्यमल मिश्रण का। और सती रासो भी किसने लिखा है? सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है। तो 1, 2, 3, 4 चारों रचनाएं किसकी हैं? सूर्यमल मिश्रण की हैं। वंश भास्कर, धातु रूपावली, बलवंत विलास और सती रासो, ये सभी रचनाएं सूर्यमल मिश्रण की हैं। राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सती रासो ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सूर्यमल मिश्रण, सारंगधर, दलपति विजय जाल है। तो उत्तर करेंगे सूर्यमल मिश्रण। सती रासो ग्रंथ किसने लिखा है? तो सती रासो जो ग्रंथ है वो आपको याद रखना है, सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है। अगला अपना क्वेश्चन है, वीर सतसई के लेखक कौन हैं? तो वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की रचना है।
व्याख्या। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई स्वतंत्रता संग्राम का पहला काव्यमयी उद्गार है। वीर सतसई के पहले दोहे में समय पलट शीश की उद्घोषणा के साथ वे अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध बिगुल बजाते प्रतीत होते हैं। कायरपति के प्रति वीरांगना की व्यंग्यात्मक उक्ति कंत घरे किम आणिया, देखो इनके जो दोहे हैं वो देखो सूर्यमल मिश्रण के। कंत घरे किम आविया तेहारो घन त्रास, लेंगे मुझ लूक जिए बेरी रो न विश्वास। जब कायरपति घर आ जाता है, कंत यानी पति, घर यानी घर, किम आविया कि कायरपति के घर लौटने पर उसकी पत्नी कहती है तेहारो घन त्रास, वो भयभीत पति जब घर में आकर के छुप जाता है तब पत्नी कहती है कि यहाँ भी कोई छुपने की जगह नहीं है क्योंकि दुश्मन यहाँ भी आकर के मार सकता है। तो यानी वो कायर पति और वो पत्नी जो यानी कि निडर है, तो वो कह रही है कि घर में छुपने से भी दुश्मन है वो, यानी नहीं छोड़ने वाला। तेहारो घन त्रास, दुश्मन का कोई विश्वास नहीं है, वो यहाँ पर भी आकर के मार देगा। लहंगे मुझे लुक जिए, यानी इससे अच्छा है कि मेरे लहंगे में ही लुक जाओ। वेरी रो न विश्वास, वेरी का दुश्मन का कोई विश्वास नहीं है और मुझे तलवार दो, मैं लड़ने के लिए जाऊंगी। तो ये उस पत्नी की हुंकार है भाई। कायरपति को राजस्थान के एक एक रण बांकुरे को ललकारते हुए कहते हैं इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माय। इस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को झूला देती हुई सिखा रही है कि बेटा कि युद्ध भूमि में चाहे आपको अपने प्राण भी गंवाने पड़े लेकिन एक गज भी आपको जमीन नहीं देनी है। इस प्रकार इल्ला का अर्थ होता है पृथ्वी। इस प्रकार वो माता अपने पुत्र को सिखाती है। ये दोए हैं भाई। स्वतंत्रता के पहले असफल संग्राम से खिंचकर वे रण बांकुरों को स्पष्ट बता देते हैं जिन वन भूल न जावता गेंद गवई गिडराज, तिन वन जम्बुक ताखड़ा उदम मंडे आज। जिन वन भूल न जावता गेंद गवई गिडराज, इसका अर्थ थोड़ा सा मुझे भी नहीं आता। देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रमुख दोए हैं भाई। सूर्यमल मिश्रण का है इल्ला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माय। उपर्युक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? वंश भास्कर, वीर सतसई, कानड़ देव प्रबंध, पृथ्वीराज रासो, वीर सतसई से ली गई ये रचना, ये पंक्तियां हैं। इल्ला न देनी आपनी कहाँ से ली गई पंक्तियां हैं? वीर सतसई ग्रंथ से ली गई है। वीर सतसई किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। कंत गरे किम आविया तेहारो घन त्रास, लहंगे मुझ लूकिए बेरी रो न विश्वास। उपयुक्त दोहा द्वारा रिक्त स्थान दोहा कहाँ से लिया गया है? ये किसका लिखा गया है? तो सूर्यमल मिश्रण का लिखा गया दोहा है। वंश भास्कर की रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण है भाई। वंश भास्कर किसने लिखा है? सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है। व्याख्या देख लो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर नामक पिंगल काव्य ग्रंथ में बूंदी राज्य का विस्तृत ऐतिहासिक एवं राजस्थान के अन्य राजाओं का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ 8 खंडों का महाकाव्य है। इसमें लगभग 2500 पृष्ठ हैं तथा इसमें 5-6 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। वंश भास्कर को पूर्ण करने का कार्य इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। आगे सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी थी जिसका मुख्य विषय रिक्त स्थान वंश का इतिहास है। तो भाई इसमें हाड़ा चौहान, बूंदी के चौहानों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? कोटा, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़। तो उत्तर हो जाएगा बूंदी। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? बूंदी।
सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? तो इनके दत्तक पुत्र थे मुरारीदान। तो मुरारीदान ने यानी वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किया था। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? राग रत्नाकर, राग कल्पद्रुम, वंश भास्कर, श्रृंगारहार। तो उत्तर करेंगे वंश भास्कर। ये वंश भास्कर के बारे में कहा गया है कि भाई नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? वंश भास्कर के बारे में कहा गया है। बढ़ो आगे, और शायद याद भी हो रहे होंगे आपको, तो लाइक जरूर करो। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहतरंग रचित है? तो नेहतरंग किसने लिखा था? ये राव बुद्ध सिंह ने लिखा था। नेहतरंग किसने लिखा था? राव बुद्ध सिंह ने लिखा था। व्याख्या, महाराव राजा बुद्ध सिंह जो कि बूंदी नरेश राव राजा अनिरुद्ध सिंह के पुत्र महाराव राजा बुद्ध सिंह ने नेहतरंग नामक रीति ग्रंथ की रचना की, जिसकी भाषा ब्रज भाषा है। फिर से देखो इस व्याख्या को। व्याख्या, महाराव राजा बुद्ध सिंह बूंदी नरेश राव राजा अनिरुद्ध सिंह के पुत्र महाराव राजा बुद्ध सिंह ने नेहतरंग नामक रीति ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा पूछी जाए तो ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा। निम्न में से किसने राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर यानी अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष के लगभग सेवा की? मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामल दास, जेम्स टोड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो उत्तर हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। निम्न में से किसने राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर यानी अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष के लगभग सेवा की थी? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 में हुआ था। सिरोही के रोहिड़ा ग्राम में हुआ था और मृत्यु 1947 में हुई थी। इनका जन्म सिरोही रियासत के रोहिड़ा ग्राम में 14 सितंबर 1863 को हुआ था। ये भारतीय इतिहास साहित्य के पुरोधा इतिहासकार थे, जिन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन यानी प्राचीन लिपिमाला राजपुताने का इतिहास यानी प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ लिखा था। किसने? तो ये आप याद रखेंगे भाई, हीराचंद ओझा ने। ओझा का ग्रंथ है प्राचीन लिपिमाला। भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन यानी प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ लिखा था 1894 में। अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया। लॉर्ड कर्जन के संपर्क में आने पर ओझा जी की विद्वता से प्रभावित होकर कर्जन ने इन्हें अजमेर में म्यूजियम का अध्यक्ष बना दिया था। किसने? कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने इन्हें अजमेर म्यूजियम का अध्यक्ष बना दिया था। किसको? ओझा जी को। सर्वप्रथम इनका 1911 में सिरोही राज्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। भारत की ब्रिटिश सरकार ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि दी। इन्होंने राजस्थान के इतिहास के अलावा नैणसीरी खयात का संपादन एवं टोड के एनालस की त्रुटियों का परिशोधन कर हिंदी में अनुवाद किया। इन्हें राजस्थान का ग्रीबन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान का ग्रीबन किसे कहा जाता है? हीराचंद ओझा को। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ये आ गया ना क्वेश्चन। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम क्या है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन यानी भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ किसने लिखा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था। बढ़ो आगे। निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता हैं? चंद्रबरदाई नहीं है, शिवदास नहीं है, कृपाराम नहीं है, तो ब्रजसेन सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, भरतेश्वर बाहुबली घोर की रचना किसने की थी? ब्रजसेन सूरी ने। राजस्थानी भाषा में लिखित सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ
बर्जसेन सूरी का भरतेश्वर बाहुबली घोर है। ज्ञातव्य है कि भरतेश्वर बाहुबली रास, ये रास अलग है और घोर अलग है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। देखो, भरतेश्वर बाहुबली घोर तो है बर्जसेन सूरी का, और भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ है शालिभद्र सूरी का। भरतेश्वर बाहुबली घोर तो है बर्जसेन सूरी का, और भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का ग्रंथ है। राजस्थानी साहित्य के भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन हैं? जिनभद्र सूरी, शिवदास, शालिभद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी। तो उत्तर क्या करेंगे? शालिभद्र सूरी। यानी भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। अगला क्वेश्चन, और बहुत ही गजब क्वेश्चन है भाई। जमीन रो धनी कुण एवं मिर्जर पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो कन्हैया लाल सेठिया। जमीन रो धनी कुण, मिर्जर, लिंटान्स, ये किसकी रचनाएं हैं? कन्हैया लाल सेठिया की है। और सेठिया जी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो व्याख्या देखो, 11 सितंबर 1919 को इनका जन्म सुजानगढ़ शहर में हुआ था। कब? 11 सितंबर 1919 को इनका जन्म सुजानगढ़ शहर में हुआ था। कन्हैयालाल सेठिया ने राजस्थानी व हिंदी में 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की, जिसमें प्रमुख हैं धरती धोरारी, पातल और पीथल प्रसिद्ध हैं। धरती धोरारी नृत्य नाटिका के माध्यम से देश विदेश में राजस्थान का भव्य प्रस्तुतिकरण करने वाले स्वर्गीय कौशल भार्गव की इस कृतियों में सेठिया का योगदान रहा। इनकी पंक्तियां आतो सुरगान शर्मावे परदेव रमन नावे धरती दोरारी सेठिया जी ने सृजित की है। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति का सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण कमल मिला हुआ है। इनकी रचना शब्द के लिए 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार भी मिल चुका है। ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड में पूछा गया था भाई। यानी कन्हैयालाल सेठिया की किस रचना को 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला है? तो वो हो जाएगी शब्द रचना। 1988 में निग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 1988 में कौन सी रचना पर कन्हैयालाल सेठिया को मूर्ति देवी प्रकरण पुरस्कार दिया गया था? तो वो हो जाएगी निग्रंथ। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार शब्द रचना को 1987 में दिया गया, और निग्रंथ जो इनकी रचना है कन्हैयालाल सेठिया की, इसको 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? हिंदी प्रतिबिंब, परिणाम, मरम, निष्पत्ति, दीप किरण, मेरा युग, वामन विराट, देह विदेह, वन फूल। और राजस्थानी में प्रसिद्ध इनकी रचनाएं कौन सी हैं? मिर्जर, शब्द, सतवाणी, कुकू, अघोरी काल, मायड रोहेलो, गलगटिया, दिठ, लीलटांस, रमणियारा, सोरठा। ये प्रमुख रचनाएं हैं भाई। धरती धोरारी रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। लिंटान्स के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया हैं। कन्हैयालाल सहल मत कर देना, कन्हैयालाल सेठिया। 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया है? मैंने कहा था ना कि रीट लेवल 2nd में पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा शब्द रचना को। 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया है? शब्द को दिया गया है। और निग्रंथ को तो मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है 1988 में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल सेठिया है भाई। कन्हैयालाल सहल भी दे देते हैं, ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना है, कभी ये मत कर देना। कन्हैयालाल सेठिया इसका उत्तर हो जाएगा। पाथल और पीथल किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है धरती धोरारी,
रामू चन्नाणा, गंगाजी राधुआ, गंगा लहरी। तो उत्तर करेंगे धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? राजशेखर के द्वारा, हरिसेन, मलिक मोहम्मद जायसी, विठलदास। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है भी पद्मावत। व्याख्या देखो। व्याख्या, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित 1543 ईस्वी के इस महाकाव्य में अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के शासक राव रतन सिंह के मध्य युद्ध यानी जो 1303 ईस्वी में हुआ था उसका वर्णन देखने को मिलता है। और पद्मावत 1540 में लिखी गई थी। ये 1543 कर रखा है, इसको काट देना भाई, 40 है, ये 1540 में लिखी गई थी। ऑथेंटिक डेट में आपको बता रहा हूँ, जो ऑथेंटिक जो ईस्वी सन मानी गई है आज तक वो 1540 ही मानी गई है, 43 नहीं मानी गई है। अगला अपना क्वेश्चन रहने वाला है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना कब की थी? तो ये आ गया ना, देखो 1540 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1540 ईस्वी में की थी। बढ़ते हैं आगे। कानड़देव प्रबंध, कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है? नयन सुख, राम भट्ट, पद्मनाभ, हेमकवि। तो पद्मनाभ ने लिखा था कानड़देव प्रबंध। व्याख्या, पद्मनाभ जालोर के चौहान अखेराज के आश्रित इस रचनाकार ने कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। वीर रस प्रधान इस रचना को राजस्थानी महाकाव्य कहा जाता है। कानड़देव प्रबंध एवं वीरमदेव सोनग्रारी बात नामक ग्रंथ में कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का चौपाई, दोहा आदि से युक्त रोचक वर्णन मिलता है। इसके द्वारा रचित ग्रंथ हमीर रायण में जालोर शासकों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, प्रबंध चितामणि, कानड़देव प्रबंध। तो उत्तर करेंगे कानड़देव प्रबंध। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? कानड़देव प्रबंध। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? सूरजन चरित्र, वीरमदेव सोनग्रारी बात, पद्मावत, एकलिंग महात्म्य। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वीरमदेव सोनग्रारी बात। निम्न में से कौन सी रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? वीरमदेव सोनग्रारी बात। किसने लिखी थी? पद्मनाभ ने। अगला क्वेश्चन, हमीर रायण के रचयिता कौन है? पद्मनाभ, जयानक, चंद्रबरदाई, नरपति नाल है। तो पद्मनाभ ने हमीर रायण लिखा था। जयसिंह सूरी लेखक हैं हमीर मदमर्दन के, हमीर महाकाव्य के, हमीर हट के, हमीर रासों के। तो हमीर मदमर्दन किसने लिखा था? जयसिंह सूरी ने लिखा था। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा। हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा। हमीर रासो सारंगधर ने लिखा था। व्याख्या, जयसिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मदमर्दन ने में जेतर सिंह एवं इल्तुतमिश के मध्य हुए भूताला का युद्ध याद रखना है 1227 को हुआ था। भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 में हुआ था। उदयपुर का वर्णन किया गया है जिसमें जेतर सिंह की विजय होती है। ये उदयपुर नहीं है, बांसवाड़ा में हुआ था भी भूताला का युद्ध, और 1227 को हुआ था, जिसमें जयसिंह सूरी द्वारा जो रचित है हमीर मदमर्दन जो ग्रंथ है उसमें ये जानकारी मिलती है कि जेतर सिंह एवं इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध 1227 में, जिसमें जेतर सिंह विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन, हमीर मदमर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जयसिंह सूरी। हमीर मदमर्दन किसने लिखा था? जयसिंह सूरी ने लिखा था। वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का
वीर विनोद ग्रंथ में मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। तो उदयपुर का इतिहास है भाई वीर विनोद ग्रंथ में। व्याख्या, कविराज श्यामल दास धदवाड़िया द्वारा रचित 1871 ईस्वी में वीर विनोद ग्रंथ में उदयपुर राज्य का इतिहास है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद 5 बड़ी जिल्दों में उपलब्ध है। प्रथम जिल्द में यूरोप, एशिया, अमेरिका, एशिया के कुछ देशों तथा भारत का भौगोलिक वर्णन है। इसके पश्चात प्रारंभिक काल से लॉर्ड लेसडाउन के शासनकाल तक का भारत का संक्षिप्त इतिहास है। दूसरी जिल्द में राणा रतन सिंह से लेकर अमर सिंह प्रथम तक मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। तृतीय जिल्द में महाराणा करण सिंह से लेकर अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल तक मेवाड़ का इतिहास है। चतुर्थ जिल्द में अमर सिंह द्वितीय से जगत सिंह द्वितीय तक के काल का मेवाड़ का इतिहास है। और पांचवी जिल्द का मुख्य विषय जवान सिंह से सज्जन सिंह के शासनकाल तक का मेवाड़ का इतिहास है। अगला क्वेश्चन, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो वीर विनोद ग्रंथ किसने लिखा है? श्यामल दास ने लिखा है। व्याख्या, श्यामल दास का जन्म 1836 में हुआ, मृत्यु 1893 ईस्वी में हुई थी। का जन्म 5 जुलाई 1836 को, श्यामल दास का जन्म 5 जुलाई 1836 ईस्वी को शाहपुरा भीलवाड़ा के धोकलिया गांव में हुआ था। श्यामल दास मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। ने मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर यह इतिहास लिखना शुरू किया, जो लगभग 21 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद तैयार हो पाया। इस ग्रंथ पर कविराज श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि 1935 में दी गई। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह द्वारा कविराज की उपाधि 1879 में दी गई एवं महामहोपाध्याय की उपाधि से भी विभूषित किया गया कविराज श्यामल दास को। अगला क्वेश्चन, लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलान की पहचान कीजिए। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का है, केसरी सिंह बारठ का नहीं है, गलत है। चेतावनी चुंगठिया, ये केसरी सिंह बारठ का ग्रंथ है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी का नहीं है, तो ये भी गलत है। वीर विनोद श्यामल दास का है, ये बिल्कुल सही है भी, जिसमें मेवाड़ का इतिहास है। पद्मावत ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी का है, सूर्यमल मिश्रण का नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो अपना उत्तर तीसरा सही हो गया। निम्न में से कौन केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित है? केसर ए हिंद की उपाधि से कौन सम्मानित है? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, हीरानंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड। निम्नलिखित में से कौन केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित है? सूर्यमल मिश्रण को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? वीर विनोद। कौन सी है? वीर विनोद लिखी थी श्यामल दास ने। लोक कथाएं 1960 से 1975 के संग्रह से उद्धृत बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो विजयदान देथा है भाई। बातारी फुलवारी के रचनाकार कौन है? विजयदान देथा है। व्याख्या देखो, विजयदान देथा का जन्म बोरुंदा जोधपुर में 1926 में हुआ था। देथा बिज्जी उपनाम से भी जाने जाते हैं। विजयदान देथा बिज्जी उपनाम से भी लोकप्रिय हैं अर्थात जाने जाते हैं। राजस्थानी भाषा के साहित्यकार हैं। उनकी राजस्थानी में 14 खंडों में प्रकाशित बातारी फुलवारी कहानियों का बगीचा के नाम से 10 खंडों में बातारी फुलवारी वैसे 14 खंडों में है भाई प्रकाशित रचना है। और बातारी फुलवारी कहानियों का बगीचा के 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने राजस्थानी शोध पत्रिका परंपरा, लोकगीत, गोरा हट जा,
राजस्थान के प्रचलित प्रेमाख्यान का विवेचन, जेठवेरा सोहठा और कोमल कोठारी के साथ संयुक्त रूप से वाणी और लोक संस्कृति का संपादन किया। इन्हें विजयदान देथा को 2002 में बिहारी पुरस्कार मिला, 2011 में राव सिंहा अवार्ड मिला, 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और मारो बदलो तीड़ो राव देथा के दो प्रमुख लोक उपन्यास हैं। कौन कौन से? मारो बदलो, तीड़ो राव, ये विजयदान देथा के दो क्या हैं? लोक उपन्यास हैं, जिसमें लोक कथाओं को आधार बनाकर समाज व्यवस्था का तीखा व्यंग्य किया गया है। तीड़ो राव प्रतीक है उन व्यक्तियों का जो अयोग्य होते हुए भी अपनी तिकड़म और छल प्रपंच से जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। मारो बदलो उपन्यास सामंती व्यवस्था की विकृतियों पर कड़ा प्रहार करता है। प्रिय मृणाल रुख, उलझन, चौधरायन की चतुराई, अनोखा पेड़, सौपन प्रिया, बापू के तीन हत्यारे, केंचुली, द डिलोमा, अलेखू हिटलर इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी कृतियों पर दुविधा यानी 1973 में लिखी गई और परिणीत 1989 एवं चरणदास चोर 1975, पहली 2005 में आदि फिल्म बन चुकी हैं। दुविधा 1973 में और परिणीत 1989 में, चरणदास चोर 1975 में और पहली 2005 आदि फिल्म इनकी बन चुकी हैं इन रचनाओं पर। इन्हें 2012 में प्रथम राजस्थान रत्न से नवाजा गया। बीजी कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। कौन? विजयदान देथा। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10, 8, 14, 16। तो 14 खंडों में विभक्त है भाई बातारी फुलवारी। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ये किसका उपनाम है? विजयदान देथा का। विजयदान देथा के बारे में सही कथन का चयन कर सही कूट चुनना है। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, बिल्कुल सही है, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई, बिल्कुल सही है, चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। दूसरा कथन है विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संपादक थे। तो दोनों कथन भाई क्या हैं? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से द्वारा किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण है? कन्हैयालाल सेठिया, शिवचरण भरतिया, मुरलीधर व्यास, विजयदान देथा। तो उत्तर क्या करेंगे? विजयदान देथा। हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण है? तो ये विजयदान देथा द्वारा रचित है भाई। आगे, मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? तो विजयदान देथा की रचना पर आधारित है दुविधा। आगे देखते हैं, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो दुविधा पर भाई पहली फिल्म बन चुकी है। कौन सी पहली फिल्म बन चुकी है? निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहली का निर्माण अमोल पालेलकर द्वारा किया गया है? उत्तर क्या हो जाएगा? विजयदान देथा। आगे देखो, राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन है? विजयदान देथा ने लिखी है दुविधा और अलेखू हिटलर। राजस्थान में 2007 का पद्मश्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? विजयदान देथा को प्रदान किया गया है। किसे दिया गया है? विजयदान देथा को दिया गया है। कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जीन विजय का जिन जिलों में जन्म हुआ वह जिला है। तो वो जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। कविराज श्यामल दास का तथा मुनि जीन विजय का जन्म किस जिले में हुआ था? भीलवाड़ा में। व्याख्या देखो ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए।
व्याख्या मुनि जिन विजय ये पूरा ये पूरा सामग्री शोध को समर्पित मेवाड़ राज्य के ज्ञान योगी थे, जिनके मार्गदर्शन में 1950 में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। इनका जन्म 1889 में तत्कालीन मेवाड़ रियासत में भीलवाड़ा परगने के गांव रूपाहेली बड़ी में हुआ। इनका जन्म का नाम किशन सिंह व दीक्षा पूर्व का लौकिक नाम व उपनाम रणमल था। किनका? मुनि जिन विजय सूरी का। अगला शानदार क्वेश्चन है भाई, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। व्याख्या नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखित इस ग्रंथ से रणथंबोर के चौहान वंशों के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान यानी 1299 से 1301 ईस्वी के बारे में जानकारी मिलती है। आगे रणथंबोर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? हमीर महाकाव्य, राजरत्नाकर, पृथ्वीराज विजय, आसिर उल उमरा। तो रणथंबोर के चौहान शासकों की जानकारी हमीर महाकाव्य में मिलती है, जो नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। रसिक रत्नावली के रचयिता कौन है? नरहरि दास हैं। रसिक रत्नावली के रचयिता कौन है? नरहरि दास। व्याख्या राजस्थानी भाषा के ग्रंथ रसिक रत्नावली के रचयिता कौन है? नरहरि दास हैं। तो रसिक रत्नावली के रचयिता कौन है? नरहरि दास हैं। सुंदर विलास के रचयिता थे दादू दयाल, मीराबाई, सुंदरदास, रेदास। तो सुंदर विलास सुंदरदास द्वारा लिखी गई है। व्याख्या सुंदरदास जी का जन्म 1597 ईस्वी में दौसा में हुआ था। सुंदरदास ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्रमुख हैं सर्वांग योग, बावनी, 12 अष्टक, ज्ञान समुंदर, सुंदर विलास और सवैया। सर्वांग योग, बावनी, 12 अष्टक, ज्ञान समुंदर, सुंदर विलास और सवैया यानी कि सुंदरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ढोला मारूरा दुआ की रचना किसने की? तो कवि कलोल। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कवि कलोल। व्याख्या देख लो, ढोला मारूरा दुआ कलोल द्वारा विक्रम संवत 1530 ईस्वी में रचित यह एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें संयोग और वियोग की अनेक अवस्थाओं का सरस और मार्मिक चित्रण हुआ है। इस ग्रंथ में नरवर के राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी मारवणी यानी मारू की प्रेम कथा का मार्मिक एवं जीवंत चित्रण मिलता है। आगे ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह की आयु कितनी थी? 3 वर्ष थी वही। व्याख्या ढोला मारू पुंगल राष्ट्र के अकाल के कारण वहां का शासक नरवर चला गया। नरवर के नरेश नल ने पुंगल नरेश का अत्यधिक सत्कार किया। नल के पुत्र का नाम था ढोला। पुंगल नरेश की रानी ढोला को देखकर उनकी अपनी पुत्री मारू का विवाह ढोला के साथ कर दिया। इस समय ढोला की आयु 3 वर्ष थी तथा मारू की उम्र 1.5 वर्ष थी। जब ढोला बड़ा हुआ तो उनका विवाह मालवा की राजकुमारी मालवण के साथ हो गया। मालवण को ढोला मारू के विवाह की जानकारी नहीं थी। जब मारू के युवावस्था में अपने पति ढोला को देखा तो वह उनसे मिलने के लिए आतुर हो उठी। मालवण ने इनके मिलन में अनेक बाधाएं उपस्थित कर दी और अंत में मारू और मालवण दोनों एक साथ रहने लगे। ढाडी जाति के व्यक्ति इस लोक काव्य को सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर मायण का रचनाकार कौन है? बादर ढाडी। कौन है? बादर ढाडी। वीर मायण का रचनाकार कौन है? बादर ढाडी। व्याख्या देखो, वीर मायण बादर ढाडी के इस काव्य में खेड़ के रावल मलिनाथ और उनके भतीजे गोगादे द्वारा किए गए युद्धों का विशेष विवरण है। बादर ढाडी की यह रचना काफी लंबे समय तक श्रुतिनिष्ठ काव्य के रूप में रही और महाराजा मानसिंह के काल में अनेक आश्रित कवि बुद्ध जी आसिया जी ने इस काव्य का प्रथम बार संकलन कर महाराजा के पूर्वज वीरमदेव के नाम पर इसका नाम वीर मायण रखा। इससे पहले यह बादर ढाडी की निशानियां कहलाती थी। किरतार बावनी के लेखक कौन है?
तो किरतार बावनी दूरसा अड्डा की रचना है, किसकी है? दूरसा अड्डा की।